बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इम्तिहान खत्म हुए 3 दिन हो चुके थे और मैंने तीनों दिन ऐसे गुजारे जैसे किसी कैद से रिहाई मिली हो। सुबह देर तक सोना, शाम को किताबें देखने से इनकार और सिर्फ अपनी मर्जी से वक्त गुजारना। अम्मा रोज सुबह आकर कंबल खींच लेती। माहीन, देख सूरज सर पर चढ़ाया है और तू है कि अभी तक घोड़े बेचकर सो रही है। मैं करवट बदल कर कहती, अम्मा खुदा के वास्ते सोने दो, अभी तो थोड़ी नींद पूरी हुई है। मगर अम्मा कब मानने वाली थी? यही तो मसला है, हर वक्त किताबों में घुसी रहती है। कुछ घरदारी भी सीख लो, कल को ससुराल में क्या करोगी? अम्मा की आवाज में परेशानी भी होती और नाराजगी भी। मैं आंखें बंद करके कहती, अम्मा प्लीज, अभी तो जिंदगी शुरू हुई है, अभी शादी वादी के बारे में ना सोचें। अब्बा को पता चलता तो वो हमेशा मेरी तरफदारी करते। रुखसाना, हर वक्त लड़की के पीछे पड़ी रहती हो, अभी तो बच्ची है, पढ़ने दो, अपने पांव पर खड़ा होने दो, बाद में सब सीख जाएगी। उनके लहजे में फख्र होता जैसे कोई खजाना पाल लिया हो। अम्मा मुंह बनाकर बर्तन समेटते हुए किचन में चली जाती और मैं और अब्बा एक दूसरे को देखकर हंसने लगते। वो मेरे बगैर नाश्ता नहीं करते थे। जब भी मैं घर पर होती वो इंतजार करते रहते, चुपचाप मेज पर बैठते। आज भी मैं नींद से उठकर सीधी उनके पास पहुंची तो उन्होंने मेरी पेशानी चूमी और कहा, मेरी मेहनती बेटी, थक गई होगी, मगर देखना ये मेहनत एक दिन तुम्हें बहुत आगे ले जाएगी। अब्बा, आप जानते हैं ना मैंने कितनी मेहनत की है, सारी रात जागकर तैयारी की, अब थोड़ी सी नींद तो बनती है ना। मैंने जिद की। अब्बा मुस्कुरा दिए, बिल्कुल बनती है, लेकिन तुम अपनी अम्मा को भी समझो, वो चाहती है कि तुम सीखो, संभालो, कल को तुम्हें ही घर चलाना होगा। मैं झुंझुला गई। अब्बा, क्या सिर्फ बेटियां ही घरदारी के लिए पैदा हुई हैं? मैं कुछ बनना चाहती हूँ, कोई आम सी लड़की नहीं हूँ। अब्बा ने मेरे सर पर हाथ रखा। जानता हूँ मेरी बेटी सबसे अलग है, इसीलिए तो मैं चाहता हूँ कि तुम पढ़ो, आगे बढ़ो और खुद अपने फैसले करो। उसी शाम एक सोशल इवेंट था। ताया अब्बू के बेटे की सालगिरह, पूरा खानदान जमा था। वहां पहुंचते ही अम्मा ने अपने मखसूस अंदाज में मेरे बारे में ऐलान किया, माहीन ने इम्तिहान में बहुत मेहनत की है, बस अब थोड़ा घरदारी की भी समझ आ जाए तो मजा आ जाए। खालाएं हंसने लगी। रुखसाना, तुम्हारी बेटी बहुत ज़हीन है, हर बार टॉप करती है, घरदारी तो बाद में भी सीख सकती है। मगर अम्मा की नजरें सीधी मुझ पर थीं, जैसे कह रही हूं, देख रही हो, लोग अब भी तुम्हें सिर्फ पढ़ाई से जानते हैं, मगर ये घर चलाने की सलाहियत ना हो तो क्या फायदा। मैंने चुपचाप उनकी बातें सुनी, कोई जवाब न दिया, मगर अंदर से मैं सुलग रही थी। क्यों हर लड़की को यही सुनना पड़ता है कि पढ़ाई अपनी जगह, मगर असल इम्तिहान घर संभालने में है। मैंने दिल में तहैया कर लिया कि एक दिन ऐसा मकाम हासिल करूंगी जहां अम्मा खुद फख्र से सबको बताएंगी, माहीन सिर्फ बेटी नहीं, वो फख्र है। दावत खत्म हुई तो सबने मुझे दुआएं दी, कुछ ने मशवरे भी दिए और कुछ ने रिश्तों का जिक्र छेड़ दिया। अम्मा ने मायने खेज नजरों से मुझे देखा, जैसे कह रही हूं, सुन रही हो ना? मैंने नजरें चुराई और सीधी गाड़ी में जा बैठी। घर आकर कमरे में आई तो अब्बा मेरे पीछे आए। माहीन, तुमने आज सब कुछ बर्दाश्त किया, मगर पलटकर जवाब ना दिया, ये तुम्हारी समझदारी है और यही तुम्हें दूसरों से बेहतर बनाती है। मैं अब्बा से लिपट गई। अब्बा सब चाहते हैं कि मैं एक अच्छी बहू बनूं, मगर मैं पहले एक कामयाब इंसान बनना चाहती हूं। अब्बा ने मेरी पेशानी पर बोसा दिया, तुम जरूर बनोगी, क्योंकि तुम्हारे ख्वाब सच्चे हैं और तुम उनके पीछे भागने का हौसला रखती हो। उस रात में देर तक जागती रही। अम्मा की बातें, दावत की महफिल, खालाओं की नजरें और अब्बा का एतमाद, सब एक फिल्म की तरह आंखों के सामने घूमता रहा। ख्वाब और जिद के दरमियान एक कशमकश थी और मैंने फैसला कर लिया था कि अब मैं अपने ख्वाबों का रास्ता नहीं छोड़ूंगी, चाहे उसमें कितना ही वक्त, कितनी ही कुर्बानी क्यों न देनी पड़े। रिजल्ट वाले दिन मेरी उंगलियां कांप रही थी, दिल की धड़कन इतनी तेज थी जैसे अभी सीना फाड़ देगी। मोबाइल पर रिजल्ट खोलते हुए अम्मा किचन से आवाजें दे रही थी, माहीन देखना, आटा छान लेना, कल रोटियां सही नहीं बनी थी। मैंने उनकी बात सुनी अनसुनी कर दी। नजर उस वक्त सिर्फ एक जगह थी, स्क्रीन पर। अगले लम्हे जैसे दुनिया थम गई। मेरे नंबर इतने अच्छे थे कि खुद यकीन ना आया टॉपर्स की लिस्ट में मेरा नाम था। मैंने चीख कर अब्बा को आवाज दी, अब्बा मैंने कर दिखाया। अब्बा अंदर आए तो मैंने मोबाइल उनके हाथ में थमा दिया। उनकी आंखों में फख्र और खुशी के आंसू थे। माहीन, मेरी बेटी ने फिर से मेरा सर फख्र से बुलंद कर दिया। वो मेरी पेशानी चूमते रहे और बार बार दुआएं देते रहे। अम्मा ने बाहर आकर बस एक सर्द सांस भरी, अल्लाह करे तुम्हारी ये डिग्रियां तुम्हारे नसीब भी खोल दें। मैंने अम्मा की बात को नजरअंदाज किया। मेरे लिए अब्बा का फख्र ही सब कुछ था। उसी दिन शाम को अब्बा ने फैक्ट्री में सबको मिठाई भिजवाई। मजदूरों, मैनेजर्स, सब ने मुझे फोन पर मुबारकबाद दी। मुझे लगा जैसे मेरी दुनिया बदल गई हो। अब्बा ने तो अगले दिन फैक्ट्री में जश्न रखने का फैसला किया। बेटा,
मैं चाहता हूं कि सबको पता चले मेरी बेटी क्या कुछ कर सकती है। उनके लहजे में एक अजीब सी खुशी थी, जैसे बरसों से दबी हुई उम्मीद को आज हवा मिली हो। अम्मा ने जैसे ही ये सुना, उनकी पेशानी पर बल पड़ गए। शाह साहब, बेटी की इतनी कामयाबी पर शुक्र अदा करें। ये शोर शराबा करने की क्या जरूरत है? कल को ये नौकरी करेगी तो क्या खानदान वाले ताने नहीं देंगे? अब्बा ने सख्त लहजे में कहा। रुखसाना, ये तुम्हारा पुराना सोचने का तरीका है। आजकल की लड़कियां नौकरी करती हैं और फख्र से करती हैं। मेरी बेटी को किसी की इजाजत की जरूरत नहीं। मैं अम्मा की तरफ देखकर बस इतना ही बोली। अम्मा, अगर कोई लड़की नौकरी करे तो वो गलत क्यों? मैं भी खानदान का हिस्सा हूं। मेरा हक नहीं है कि मैं कुछ बनूं? अम्मा चुप हो गई, मगर उनके चेहरे पर वही पुरानी परेशानी छपी हुई थी। अगले दिन मैंने जॉब के लिए अप्लाई कर दिया। अब्बा की हिदायत पर मैंने वही शोबा चुना जहां मेरी तालीम मुकम्मल मौजूद थी। कुछ ही दिनों में मुझे इंटरव्यू कॉल आ गई। मैंने पूरे एतमाद से इंटरव्यू दिया और जब रिजल्ट आया तो मैं खुद हैरान रह गई। मुझे 19वें ग्रेड की पोस्ट ऑफर हुई थी। ये खबर सुनते ही मैं दौड़ी अब्बा के कमरे में गई। अब्बा, मुझे नौकरी मिल गई है, ग्रेड 19 की। अब्बा की आंखों में वही रोशनी थी जो सिर्फ किसी बाप के ख्वाब पूरे होने पर आती है। उन्होंने मुझे सीने से लगा लिया। माहीन, तुमने साबित कर दिया कि मेरी सोच गलत नहीं थी। अम्मा को जब ये बात पता चली तो वो मेरे कमरे में आई। उनके चेहरे पर खुशी नहीं थी। माहीन, तुम पागल हो गई हो। ग्रेड 19 क्या होता है? लड़कियां ये सब नहीं करती। तुम देखना, रिश्ते आने बंद हो जाएंगे। अम्मा, रिश्ते मुझे मेरे दिमाग की वजह से मिलने चाहिए, मेरे काम की बुनियाद पर, ना कि सिर्फ शक्ल या खामोशी की वजह से। वो मेरे सामने खड़ी नहीं, उनके पास कोई जवाब ना था। वो बस इतना कह सकी, आखिर को चूल्हा तो तुम्हें ही जलाना है। उसी शाम फैक्ट्री में एक छोटा सा प्रोग्राम रखा गया। मजदूरों की लाइनें लगी हुई थी। सबने मेरे रिजल्ट और नौकरी की खुशी में अब्बा से मिठाई ली। एक तरफ अब्बा माइक पर मेरे बारे में फख्र से बोल रहे थे, दूसरी तरफ अम्मा खवातीन के हिस्से में बैठकर खामोशी से बातें सुन रही थी। माशाअल्लाह, शाह साहब की बेटी वाकई लायक है, एक औरत बोली। हाँ, मगर अब देखना शादी कैसे होगी। इतनी बड़ी नौकरी वाली लड़की के लिए लड़का ढूंढना आसान थोड़ी होता है, दूसरी ने तंज किया। अम्मा के चेहरे के तासुरात बदल गए। वो खामोश रही, मगर मैंने सब महसूस किया। मेरा दिल किया कि जाकर उन खवातीन से कहूं कि क्यों हर कामयाब औरत का रिश्ता उसकी नौकरी से तोला जाता है। क्यों कोई नहीं कहता कि ये फख्र की बात है। प्रोग्राम खत्म हुआ तो सब घर वापस आ गए। अब्बा खुश थे, अम्मा खामोश। मैं कमरे में जाकर खिड़की से बाहर देखती रही। दिल में एक अजीब सी उदासी थी। कामयाबी के बावजूद मेरे इर्द गिर्द शक व तनकीद और समाजी उसूलों की जंजीरें थी। लेकिन मैंने फैसला कर लिया था, मैं इन जंजीरों को तोड़ कर रहूंगी, क्योंकि मेरे ख्वाबों में ना तो अम्मा की नागवारी थी, ना खानदान का तंज। वहां सिर्फ मेरी मेहनत, मेरा जुनून और अब्बा का एतमाद था। एक दिन जब मैं शाम को दफ्तर से वापस लौटी तो अब्बा ने मुझे अपने कमरे में बुलाया। उनकी आंखों में कुछ खास था, एक संजीदगी, जैसे कोई अहम बात करने वाले हों। माहीन, मैंने तुम्हारे लिए एक रिश्ता देखा है। उन्होंने बात शुरू की। लड़का पढ़ी लिखी फैमिली से है, खुद भी तालीम याफ्ता है, बड़े ओहदे पर काम करता है। अगर तुम चाहो तो मुलाकात हो सकती है, बाकी फैसला तुम्हारा होगा। मैं खामोशी से उनकी बात सुनती रही। दिल में एक अजीब सी हिचकिचाहट थी। अब्बा का लहजा हमेशा ऐसा होता था कि इनकार करने को दिल ना करता, लेकिन मुझे लगा कि जैसे सब कुछ बहुत जल्दी हो रहा है। अब्बा, जैसे आपको बेहतर लगे। मैं जानती हूँ आप मेरे लिए कभी गलत नहीं सोच सकते। 2 दिन बाद अम्मा ने मेरे कमरे में आकर बताया कि वो लोग शाम को आ रहे हैं। मैंने बिना कुछ कहे हामी भर ली। अम्मा सुबह से तैयारियों में लगी हुई थी। हर चीज तरतीब से हो रही थी। उनकी खुशी चेहरे से झलक रही थी, जैसे बरसों के बाद उनका ख्वाब पूरा होने जा रहा हो। शाम को जब मेहमान आए तो सबकी नजरें मुझ पर टिकी हुई थी। लड़के के माँ बाप नरम लहजे वाले लोग थे, खुश इखलाक और शाइस्ता। लड़का भी बज़ाहिर मुहज़्ज़िब लगा, बोलचाल में रवानी थी, लिबास भी नफासत से पहना था। सब कुछ बज़ाहिर मुकम्मल था, मगर जाने क्यों मेरा दिल बेचैन सा था। चंद दिन के बाद जब अब्बा ने लड़के के बारे में मुकम्मल मालूमात हासिल करवाई तो उनकी आंखों में दुख साफ नजर आया। माहीन, मैंने जिस लड़की को तुम्हारे लिए चुना था वो तुम्हारे काबिल नहीं। उसके किरदार में बहुत से मसाइल हैं। तालीम याफ्ता जरूर है, लेकिन जिंदगी गुजारने के लिए सिर्फ तालीम काफ़ी नहीं होती, नियत और सच्चाई ज़्यादा ज़रूरी है। मैंने अब्बा की बात पर सुकून की सांस ली, जैसे दिल पर बोझ हल्का हो गया हो। मैं जानती थी कि वो मेरी ज़िंदगी के फैसले जज्बात से नहीं, अकल से करते हैं। उनके इनकार के बाद वो रिश्ता वहीं ख़त्म हो गया। अम्मा ने कुछ देर अफसोस का इजहार किया, फिर वही पुराना जुमला दोहरा दिया, देख लेना, इतनी बड़ी नौकरी और इतनी ऊंची सोच के साथ रिश्ता ढूंढना आसान नहीं होगा। अब्बा ने अम्मा की तरफ देखा और सख्त लहजे में कहा, रुखसाना, मैं अपनी बेटी को किसी भी कीमत पर गलत इंसान के हवाले नहीं कर सकता, चाहे हमें इंतजार करना पड़े
पर फैसला सही होना चाहिए। उन्हीं दिनों फैक्ट्री में एक नया वर्कर आया, अरमान। दुबला पतला, सादा लिबास, मगर आंखों में कुछ खास। पहली बार जब अब्बा की नजरों ने उसे परखा तो वो मुतमईन लगे। अरमान ने जिस अंदाज से अपनी पहली तनख्वाह वसूल की, जिस तरीके से वो दूसरे मुलाजमीन के साथ पेश आया, वो सब कुछ अब्बा की पसंद के मुताबिक था। एक दिन अब्बा ने मुझे दफ्तर बुलाया। माहीन, तुम्हें अरमान से मिलकर कैसा लगा? मैं थोड़ा हैरान हुई। अब्बा, वो तो बस एक वर्कर है, सीधा साधा लगता है। खामोश तबीयत का, अब्बा ने हल्की मुस्कुराहट के साथ कहा। कभी कभार जो लोग कम बोलते हैं वही बहुत कुछ करने वाले होते हैं। मैंने आज ही लेन देन के मामलात की जिम्मेदारी उसे दी है। मुझे ताज्जुब हुआ, इतना अहम काम एक नए बंदे को? भरोसा जरूरी होता है और मुझे उस पर भरोसा है। उसी शाम अम्मा ने बताया कि फुप्पी अपने बेटे का रिश्ता लेकर आ रही हैं। वो चाहती हैं कि मैं उनकी बेटी के साथ शादी करूं। मैंने इस बात को सुनकर खामोशी इख्तियार कर ली। दिल में एक चुप सी गूंज रही थी। अगली शाम फुप्पी आई, उनके साथ उनका बेटा भी था। अम्मा तो बहुत खुश थी, लेकिन लड़के के चेहरे पर तकब्बुर, आंखों में गुरूर और लहजे में बर्तरी का एहसास नुमाया था। अब्बा ने 10 मिनट बाद उन्हें चाय पिलाकर रुखसत किया। जैसे ही दरवाजा बंद हुआ, उन्होंने अम्मा से कहा, रुखसाना, तुम्हें बारहा कहता हूं, इंसान को पहचानने में जल्दबाजी ना करो। ये रिश्ता तुम्हारी बहन का हो सकता है, मगर मेरी बेटी का नहीं। मुझे अब्बा के फैसलों पर फख्र होता जा रहा था। वो सिर्फ वालिद नहीं थे, वो मेरे मुहाफिज थे, मेरे रहनुमा थे। मैं जानती थी कि जिंदगी में मुझे जो भी मिलेगा वो अब्बा की मर्जी से ही होगा, और वो मर्जी सिर्फ खुशी की जमानत होगी, दुख की नहीं। अरमान अब अक्सर फैक्ट्री के अकाउंट्स देखने लगा था। उसकी संजीदगी, जिम्मेदारी और सादगी अब्बा को और भी मुतासिर कर रही थी। मुझे अब्बा की नज़रों में कुछ नया दिखाई देने लगा था, जैसे वो किसी अगले फैसले की तैयारी कर रहे हों। और मुझे महसूस हो रहा था कि अरमान की मौजूदगी अब सिर्फ इत्तेफाक नहीं रही थी, वो किसी आने वाले बड़े फैसले का खामोश इशारा बन चुका था। रात के सन्नाटे में जब पूरा घर गहरी नींद में डूबा हुआ था, अचानक अम्मा की चीख सुनाई दी। मैं हड़बड़ाकर उठ बैठी। दिल जोर जोर से धड़क रहा था। कमरे से बाहर निकली तो देखा अम्मा अब्बा के कमरे के दरवाजे पर खड़ी रो रही थी। माहीन, जल्दी आ, तेरा अब्बा। अब्बा बिस्तर पर बेसुध पड़े थे, आंखें बंद, चेहरा पसीने से भीगा हुआ। मैं घबरा गई। कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या करूं। दिल जैसे सीने से निकलकर हाथों में आ गया हो। मोबाइल उठाया और अब्बा के सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाले नंबरों पर कॉल मिलाई। स्क्रीन पर अरमान लिखा हुआ आया। मैंने कांपती उंगलियों से कॉल मिलाई। चौथी पल पर आवाज आई, जी अरमान बात कर रहा हूं। मेरी आवाज रुक गई। अब्बा की तबीयत बहुत खराब है, बराए करम फौरन हमारे घर आ सकते हैं, अस्पताल जाना है। मुझे नहीं समझ आ रहा कि क्या करूं। मैं 5 मिनट में पहुंचता हूं, माहीन हौसला रखो। उसकी आवाज में सुकून था, जैसे किसी तूफान में लंगर डाल दिया गया हो। सच में 5 मिनट के अंदर अरमान पहुंच गया। उसने फौरन अब्बा को गाड़ी में डाला। मैं और अम्मा पीछे बैठे और हम अस्पताल की तरफ रवाना हुए। अस्पताल पहुंचते ही डॉक्टर्स अब्बा को इमरजेंसी में ले गए। सब कुछ बहुत तेजी से हुआ। किसी ने मुझसे कागजात लिए, किसी ने खून का प्रेशर चेक किया, किसी ने ऑक्सीजन लगाई। एक लम्हे में ऐसा लगा जैसे पूरी दुनिया बेकाबू हो गई और हम सिर्फ बेबस तमाशाई हों। डॉक्टर ने बताया कि उन्हें दिल का शदीद दौरा पड़ा है और फौरी ऑपरेशन करना होगा। मैंने आंखों में नमी लिए उनसे कहा, प्लीज मेरे अब्बा को बचा लीजिए, उनके बगैर कुछ भी नहीं है मेरे पास। अरमान मेरे साथ बैठा रहा, ना कुछ बोला ना गया। अम्मा के लिए पानी लाता, दवाएं लाता, हर मुमकिन मदद देता। उस वक्त मुझे पहली बार उसकी मौजूदगी में सुकून महसूस हुआ। कुछ ही देर में अस्पताल में हमारे रिश्तेदार भी आना शुरू हो गए। फुप्पी, ताया, चचाजाद, सबके चेहरे फिक्रमंद। कोई सब्र की तलकीन करता, कोई तसल्ली देता, मगर मेरे लिए ये सब शोर सिर्फ एक पर्दा था। असल तो वो कमरा था जहां मेरे अब्बा जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे थे। डॉक्टर्स ने बताया कि ऑपरेशन अगली शाम होगा और तब तक अब्बा को मुकम्मल आराम देना है। मुझे इजाज़त मिली कि मैं जाकर उन्हें देख सकूं। जब कमरे में गई तो अब्बा आंखें बंद किए लेटे थे, मगर सांस चल रही थी। मैं उनके पास बैठ गई, हाथ थामा। अब्बा, आप वादा करें कि जल्दी ठीक हो जाएंगे। मैं बहुत कुछ करना चाहती हूँ और वो सब कुछ आपके साथ ही मुमकिन है। उनकी आंखें आहिस्ता आहिस्ता खुली। वो मुझे देखकर मुस्कुराने की कोशिश करने लगे। मैं जब्त न कर सकी, आंखों से आंसू बहने लगे। बेटा, शायद मेरा वक्त। मैंने फौरन हाथ रखा उनके लबों पर। ऐसा कुछ नहीं कहिए, अल्लाह से उम्मीद रखें, आप हमारे साथ रहेंगे। हम सब आपको बहुत चाहते हैं। वो खामोश हो गए, बस मेरी तरफ देखते रहे। शायद उनकी आंखों में वो सब कुछ था जो जबान से ना निकल सका। मोहब्बत, फख्र, खदशे, दुआएं। कमरे से निकलकर मैं वापस वेटिंग एरिया में आई,
जहां अरमान अब भी मौजूद था। अम्मा उसके साथ बैठी थी और पहली बार अम्मा का लहजा अरमान के लिए नर्म महसूस हुआ। अस्पताल में वो रात जैसे सदियों पर मुहित थी। दुआ, धड़कन, इस्तराब, खामोशी हर तरफ छाई हुई थी। मैंने पहली बार जिंदगी को इतना नाजुक देखा और पहली बार ये महसूस किया कि जो लोग खामोशी से हमारे साथ खड़े होते हैं वो सबसे कीमती होते हैं। अरमान ने उस रात एक लफ्ज़ नहीं कहा, मगर उसकी मौजूदगी मेरे लिए सबसे बड़ी दुआ थी। अब्बा की हालत बेहतर होने लगी थी, मगर डॉक्टर्स ने साफ कह दिया था कि दूसरा हमला उनकी जान ले सकता है। वो कमरे में नीम बेहोश लेटे थे और अम्मा एक कोने में बैठी तस्बीह पढ़ रही थी। मैं खामोशी से उनके करीब बैठी, बस उनके चेहरे को तकती रही। उनकी आंखों में कभी जोश, अज़म और जिंदगी हुआ करती थी। आज वो आंखें थकी थकी सी लग रही थी, जैसे बहुत कुछ कहना चाह रही हूं, मगर जबान साथ नहीं दे रही। अचानक अब्बा ने मेरी तरफ देखा और इशारे से मुझे पास बुलाया। उनकी आवाज़ मध्यम थी। माहीन, मेरी एक ख्वाहिश है। मैं चाहता हूं कि तुम्हारा निकाह हो जाए, अभी, इसी वक्त। मेरे हाथ सुन हो गए। दिल की धड़कन एक पल को रुकी और फिर बेकाबू हो गए। अब्बा, अभी यहां अस्पताल में? जबान से कुछ न निकल पाया, सिर्फ आंखें सवाल करती रहीं। अब्बा ने अम्मा की तरफ देखा। रुखसाना, मुझे मालूम है तुम्हें यह फैसला जल्दी लगेगा, मगर मेरा दिल कहता है कि वक्त मेरे पास बहुत कम है। अम्मा की आंखों में आंसू उतर आए। ये कैसा वक्त है शाहजी? अब्बा ने मेरी तरफ देखकर हाथ थामा। माहीन, मैं तुम्हें किसी गलत हाथ में नहीं देना चाहता। जो फैसला करूंगा सोच समझ कर करूंगा। उस लम्हे मुझे अब्बा की बातों से ज्यादा उनके चेहरे का खौफ महसूस हो रहा था, जैसे वो खुद को वक्त के हाथों हारता महसूस कर रहे हों। कुछ ही देर में अरमान कमरे में आया, हस्बे मामूल खामोश, पुरसुकून। अब्बा ने उसे देखते ही आवाज दी, अरमान बेटा, इधर आओ। वो थोड़ा चौंका, फिर धीरे धीरे अब्बा के करीब आया। बेटा, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ, एक फैसला जो मेरे दिल के करीब है। अरमान ने सवालिया नजरों से अब्बा को देखा। जी सर, अब्बा ने सीधा कहा। मैं चाहता हूं कि तुम मेरी बेटी माहीन से निकाह कर लो, अभी। कमरे की फिजा मुंजमद हो गई। अरमान का रंग उड़ गया, जैसे किसी ने जमीन खींच ली हो उसके कदमों के नीचे से। वो कुछ कहने ही वाला था कि अब्बा ने हाथ उठाकर उसे रोका। अगर तुम इनकार भी करोगे तो मुझे बुरा नहीं लगेगा, तुम्हारा हक है। जिंदगी का फैसला जबरदस्ती नहीं होता। अरमान ने नजरें झुका ली, थोड़ा रुका, फिर बोला, सर, मैं आपकी बेटी के काबिल नहीं हूं। मैं एक आम वर्कर हूं और माहीन, वो बहुत आगे है। अब्बा की आंखों में नमी उतर आई। मैंने तुम्हें परखा है, सिर्फ नौकरी के लिए नहीं, इंसानियत के लिए। मैं जानता हूं तुम नेक, मुखलिस और काबिल भरोसा हो। मेरी बेटी को तुम्हारे जैसा साथी मिले, इससे बेहतर और कुछ नहीं हो सकता मेरे लिए। चंद लम्हे खामोशी रही, फिर अरमान ने आहिस्ता से सर झुका दिया। सर, जैसा आप चाहें, मुझे आपके फैसले पर कोई एतराज नहीं। अम्मा ने मेरी तरफ देखा। मेरी आंखें गीली थी, मगर दिल में सुकून सा उतर आया। मैंने आहिस्ता से कहा, अब्बा, मुझे आपका हर फैसला कबूल है। कुछ ही देर में मौलवी साहब और 2 गवाहों का इंतजाम हो गया। अस्पताल के उस सफ़ेद कमरे में जहां मरीजों की सांसें गिनने वाले डॉक्टर्स फिरते थे, आज एक सादा सा निकाह होने वाला था। मौलवी साहब ने कुरानी आयात पढ़ना शुरू की। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। अरमान कुछ फासले पर बैठा हुआ था, नजरें झुकी हुई, जैसे अब भी यकीन ना आ रहा हो कि ये सब क्या हो रहा है। मैंने कबूल है कहने के बाद अब्बा की तरफ देखा। उनकी आंखों में एक चमक थी, जैसे किसी ने बुझती रोशनी को फिर से जला दिया हो। निकाह मुकम्मल हुआ तो अब्बा ने अम्मा से कहा, रुखसाना, मिठाई मंगाओ, ये लम्हा खुशी का है। अरमान ने जल्दी से जाकर बाहर नर्सों को इत्तला दी। कुछ ही देर में अस्पताल के अमले में मिठाई तकसीम होने लगी। कुछ खामोशी और कुछ चहमगोइयाँ थीं, मगर सब अब्बा की हालत देखकर चुप हो गए। किसी ने न मुखालफत की, न कोई सवाल उठाया। शायद सब जानते थे कि ये वक्त जिद या आना का नहीं, दुआ और फैसले का है। मैं अपने कमरे में वापस आई। दिल बोझल भी था और हल्का भी। एक नया रिश्ता, एक नई जिम्मेदारी, सब कुछ अचानक और गैर मुतवक्के। लेकिन एक बात तय थी, यह फैसला किसी जबरदस्ती का नहीं था। यह एक बाप का यकीन था जिसने अपनी बेटी के लिए जिंदगी से पहले आखिरी तोहफा दिया था। अरमान कमरे के दरवाजे पर आया, एक पल रुका और फिर आहिस्ता से बोला, माहीन, मुझे मालूम है ये सब तुम्हारे लिए आसान नहीं, लेकिन मैं वादा करता हूं कि तुम्हें कभी शिकायत का मौका नहीं दूंगा। मैंने जवाब नहीं दिया, बस नजरें झुका ली। उस लम्हे दिल में कुछ नरम पड़ गया था। शायद ये सिर्फ निकाह नहीं था, ये मेरे अब्बा की आखिरी दुआ थी जो मेरे सर पर आसमान बनकर छा गई थी। अब्बा के जाने का वक्त आया तो लगा जैसे किसी ने मेरे वजूद से रूह खींच ली हो। वो आंखें जिनमें मेरे लिए ख्वाब थे, वो लब जो मुझे दुआओं से नवाजते थे, हमेशा के लिए बंद हो गए। अस्पताल की दीवारें
जिन पर कल मेरा निकाह हुआ था आज मातम का मंजर पेश कर रही थी। अम्मा की सिसकियां और मेरा खामोश आंसू बहाना, सब कुछ एक बेहिस्सी में लिपटा हुआ लग रहा था। अरमान एक तरफ खड़ा था, खामोश, नजरें झुकाए, जैसे अपने होने को छुपाना चाहता हो। घर का माहौल सन्नाटे में डूबा हुआ था। अब्बा का बिस्तर वैसे के वैसे ही पड़ा था। उनकी चप्पलें दरवाजे के पास रखी थी। उनकी पसंदीदा किताब मेज पर खुली हुई थी। मैं कई बार उस कमरे के दरवाजे तक गई, मगर अंदर कदम न रख सकी। दिल ने गवाही दी, अब्बा नहीं है। कुलखानी वाले दिन पूरा खानदान जमा था। हर कमरे में कोई ना कोई आंखें पहुंच रहा था। औरतें सफ़ेद दुपट्टा लिए सर झुकाए तिलावत में मसरूफ थी। अम्मा किसी मशीन की तरह बस काम निपटा रही थी, आंखें सूजी हुई, मगर चेहरे पर जब्त की चादर तान रखी थी। मैं अंदर ही अंदर टूट चुकी थी, मगर जाहिर पर एक पत्थर जैसा सुकूत तारी था। शायद यही तरीका था अपने दुख छुपाने का। जब मेहमान आते सब मुझसे अफसोस करते, दुआ देते और साथ ही एक खामोश सवाल छोड़ जाते, अब्बा के बाद क्या? तुम अब तो शादीशुदा हो, अब तुम्हारा शौहर है, वो सब संभाल लेगा। कोई नहीं जानता था कि जिस रिश्ते को मेरा सहारा समझा जा रहा है वो मेरे लिए एक बेरंग दीवार से ज्यादा कुछ नहीं। अरमान भी वही सब कर रहा था जो एक दामाद को करना चाहिए। मेहमानों का ख्याल रखना, अम्मा के साथ बैठना, जनाजे की तैयारी, कुल के इंतजामात, सब कुछ। मगर ना वो मुझसे आंख मिला पा रहा था, ना मैं उससे। दरमियान में एक खामोशी की दीवार खड़ी थी जिसे ना वो गिरा रहा था और ना मैं। एक खाला ने मेरे करीब आकर आहिस्ता से कहा, माहीन बेटा, तुम खुशकिस्मत हो, तुम्हारा निकाह तुम्हारे अब्बा के हाथों से हुआ। उनका अरमान पर एतमाद बेवजह नहीं था। मैंने कोई जवाब नहीं दिया, सिर्फ गर्दन हिला दी। दिल में तूफान बरपा था। कुल के बाद अम्मा के पास बैठी तो वो बस मेरी तरफ देखकर रो पड़ी। माहीन, तुम्हारे अब्बा ने तुम्हारे लिए सब कुछ बेहतर सोचा था, अब जो भी हो हमें सब्र करना है। मैंने अम्मा का हाथ थाम कर कहा, कुछ भी मुकम्मल नहीं लगता अम्मा, सब कुछ अधूरा है। अरमान दरवाजे के पास खड़ा था, शायद सुन रहा था, मगर उसने कुछ न कहा, बस चुपचाप दूसरे मेहमानों की तरफ मुतवज्जा हो गया। उसके बाद के दिन बस चलते गए, जैसे कोई बेजान घड़ी काट रहा हो। मैंने खुद को एक खामोश खोल में बंद कर लिया। अरमान सुबह फैक्ट्री चला जाता, शाम को आता, अम्मा से बात करता, मुझसे नहीं, और मुझे यही चाहिए था। मैंने उससे फासला बनाए रखा। बात करने की जरूरत ही महसूस नहीं होती थी। मैंने अपने कमरे का दरवाजा बंद रखना शुरू कर दिया। खाना अम्मा के कहने पर खाती, वरना तो कुछ भी दिल नहीं चाहता था। अरमान की माँ एक दो बार मिलने आई, बहुत नरमी से पेश आई, लेकिन उनकी नरमी भी मेरे दिल को न छू सकी। कुछ रातें ऐसी भी गुजरी जब मैंने अब्बा की तस्वीर के सामने बैठकर घंटों रोती रही। दिल में एक ही सवाल गूंजता रहा, अब्बा, आपने मुझे इतनी जल्दी क्यों छोड़ दिया? क्यों मुझे ऐसे शख्स के हवाले किया जिसे मैं जानती तक नहीं थी? लेकिन अब सवालात का जवाब देने वाला कोई नहीं था। रह गई थी तो बस एक तवील खामोशी, जिसमें न मोहब्बत थी न नफरत की आवाज़, सिर्फ एक मुसलसल बिछड़ने का एहसास जो दिन ब दिन गहरा होता जा रहा था। अब्बा को हमसे बिछड़े साल से ज़्यादा हो गया था। एक रोज़ अम्मा मेरे पास आई और बोली, माहीन, अब वक्त आ गया है कि तुम्हारी रुखसती कर दी जाए। मैं एक लम्हे के लिए साकत रह गई। मेरी उंगलियों में कब का पहाड़ सी दौड़ गई। मैंने अम्मा को घूर कर देखा। क्यों? क्या मैं अब इस घर पर बोझ हूं? अम्मा के चेहरे पर दुख का साया लहरा गया, मगर वो जब्त करके बोली, ऐसी बात मत कहो बेटी, तुम मेरी सांस हो। लेकिन अब्बा की ख्वाहिश थी कि तुम अपने शौहर के घर जाओ, अपनी नई जिंदगी शुरू करो। मैं हंस पड़ी, एक तल्ख हंसी, जैसे दिल की गहराई से कर फट पड़ा हो। नई जिंदगी किसके साथ? उस इंसान के साथ जिससे मैंने कभी दिल से बात तक नहीं की, जिसे देखकर मुझे सिर्फ अब्बा की जुदाई का एहसास होता है। अम्मा की आंखों में आंसू उतर आए। उन्होंने मेरे सर पर हाथ रखा। जानती हूं तुम खुश नहीं हो, लेकिन जिंदगी को कभी कभी वो मोड़ इख्तियार करने पड़ते हैं जो दिल को नहीं, वक्त को रास आते हैं। मैं चुप हो गई। दिल जैसे इकट्ठा होकर गले में आन फंसा हुआ हो। आंखें भरी थी, मगर मैं रोई नहीं। रोई तो बहुत बार थी, अब बस एक खालीपन रह गया था। अगले दिन अम्मा ने रुखसती की तैयारियों का आगाज कर दिया। मेरे बगैर पूछे मैं हर लम्हा देखती रही कि कैसे मेरे नाम की मिठाई के डब्बे बन रहे थे, कैसे सिल्क की साड़ियों पर इस्त्री हो रही थी, कैसे मेहमानों को फोन किए जा रहे थे। घर जैसे जश्न की तैयारियां कर रहा हो, और मैं वो दुल्हन थी जो खुद अपनी शादी में अजनबी हो चुकी थी। जब मेरी मेहंदी लगने लगी तो हाथ कपकपाने लगे। रिश्तेदारों ने रस्में की, कह लगाए, तस्वीरें खिंचवाई। मैं बस एक बुत बनी बैठी रही। अंदर एक शोर था, मगर बाहर मुकम्मल खामोशी। रुखसती का दिन आया तो घर में सुबह से ही हलचल थी। अम्मा ने मेरे बचपन के कपड़े निकालकर
एक बक्से में रखे। मेरी पसंदीदा किताबें, मेरी डायरी और अब्बा की तस्वीर सब एक बैग में तरतीब से रखा। यह सब तुम्हारे साथ जाएगा बेटी। मैंने अम्मा से वो तस्वीर ले ली। देर तक देखती रही। अब्बा, आपने ये फैसला क्यों किया था? क्या आपने कभी सोचा था कि मेरे दिल की क्या हालत होगी? शाम को रस्में शुरू हुई। मेहमानों का शोर, बैंड बाजे, रसूमात, दुआएं और मुबारकबादें। हर तरफ खुशी का शोर था, मगर दिल में तूफान। मैंने अरमान को दूर से देखा। वो खामोश खड़ा था, बिल्कुल वैसा ही जैसा निकाह के दिन था। ना आगे बढ़ा, ना कुछ कहा। वो बस अपना फर्ज निभा रहा था, जैसे एक जिम्मेदार इंसान करता है। जब रुखसती की घड़ी आई तो अम्मा मुझे गले लगाकर फूट फूट कर रो दी। मैं उनके कंधे पर सर रखकर चुपचाप आंसू बहाती रही। मेरा दिल चाहा कि चीख चीख कर कहूं, मुझे मत भेजें, ये मेरा घर है, मैं यहाँ की हवा हूं, यहाँ की दीवारें जानती हैं मुझे। उस नए घर में सिर्फ अजनबियत है। लेकिन जबान गंग थी, कदम जमी जमीन से उठने को तैयार न थे। फिर भी सब रस्मों के आगे हार गई। अम्मा ने मेरे सर पर कुरान रखा और बाहर तक छोड़ने आई। दरवाजे पर पहुंचकर मेरी हिचकी बंद गई। मैंने अम्मा का हाथ पकड़कर जोर से थामा, जैसे कहना चाह रही हूं, बस एक बार रोक लो मुझे। लेकिन वो भी जानती थी कि अब वापसी मुमकिन नहीं। गाड़ी में बैठकर जब पीछे मुड़कर देखा तो अब्बा की तस्वीर घर की दीवार पर आवेजा थी, जैसे वो मुझे देख रहे हों, दुआ दे रहे हों, या शायद खामोश माफी मांग रहे हों। अरमान ने एक बार भी मेरी तरफ नहीं देखा। वो अगली सीट पर बैठा खामोशी से रास्ता तकता रहा। शायद वो भी जानता था कि आज का सफर चंद मीलों का नहीं, बल्कि बरसों की बेकरारी का आगाज था। नए घर में दाखिल होते वक्त दिल जैसे सीने से अलग हो चुका था। दुल्हन की तरह सर झुकाए, कदम रखे, लेकिन अंदर सिर्फ एक बगावत थी। मैंने खुद से वादा किया, जब तक दिल कबूल न करे मैं उसे अपना कुछ नहीं दूंगी, न दिल, न लफ्ज, न एतबार। और यूं रुखसती का बोझ लिए मैं एक ऐसे सफर पर रवाना हुई जहां रास्ता भी अजनबी था और हम सफर भी। कमरे का दरवाजा धीरे से बंद हुआ। वो खामोशी से बाहर चला गया। जाते जाते मेरे हाथ में एक छोटा सा लकड़ी का डब्बा थमा गया, जिस पर पुरानी सी चाबी लटक रही थी। उसकी आंखों में वही झिझक, वही धीमी सी इल्तिजा थी। ये मेरे जाने के बाद खोल लेना। मैंने बिना कुछ कहे डब्बा थाम लिया, लेकिन दिल में बेजारी की लहर उठ चुकी थी। रुखसती के फौरन बाद वो जैसे बेचैनी से चाहता था कि मैं कुछ जानूं, कुछ समझूं, और मैं चाहती थी कि वो बस दूर चला जाए। कमरा मेरे लिए अजनबी था। दीवारें नई, पर्दे नापसंदीदा, फर्नीचर बेजान, और वो बक्सा मेरे हाथों में जलता हुआ सवाल बन चुका था। मैंने धड़कते दिल और कांपते हाथों से उस पर लगी चाबी घुमाई। एक नरम सी चरचराहट के साथ ढक्कन खुला और जैसे मेरे अंदर का सारा सुकून कुचला गया। डब्बे के अंदर कई तह में रखी फाइलें थी। एक एक करके निकालने लगी। हर फाइल में डिग्री थी, BS, MS, फिर एक के बाद एक आला तालीमी इदारों की असनाद, कुछ अंग्रेजी, कुछ उर्दू में। सबके नीचे एक ही नाम लिखा था, अरमान अहमद। मैंने होंठ चबा लिए। दिल की धड़कन तेज हो गई। ये क्या तमाशा था जिसे मैं काम वर्कर, एक अनपढ़ समझ रही थी। वो इतना पढ़ा लिखा इंसान था। फिर डब्बे के नीचे एक और लिफाफा था। जब खोला तो उसमें कई नोटों की कड़ियां थीं, कुछ रसीदें, कुछ प्राइज सर्टिफिकेट्स और एक तस्वीर जिसमें अरमान एक यूनिवर्सिटी की तकरीब में ट्रॉफी थामे मुस्कुरा रहा था। मेरे हाथ कांपने लगे, पसीना माथे पर आ गया। मैं फर्श पर बैठ गई और वो सारे कागजात मेरे इर्द गिर्द बिखर गए। ये सब क्या था? धोखा, फरेब, या कोई बेवकूफ़ बनाने की साजिश? एक चीख अंदर से निकलने को थी, लेकिन गले में अटक गई। आंखों में आंसू नहीं थे, सिर्फ गुस्सा था। एक ऐसा गुस्सा जो उलझन से भी बड़ा, जख्म से भी गहरा था। ये कैसा आदमी था? अगर इतना पढ़ा लिखा था तो सबके सामने अनपढ़ क्यों बना? मेरे माँ बाप को क्यों अंधेरे में रखा? क्या ये सब इसलिए था ताकि वो फैक्ट्री पर कब्जा कर सके? क्या उसने अब्बा का एतमाद सिर्फ एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया? दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने तेजी से सब कुछ समेटा, डब्बा बंद किया, चाबी वापस लगा दी और बिस्तर के नीचे रख दिया। बाहर सास खड़ी थी, हाथ में चाय की ट्रे थी। मेहमान आए हैं, तुम्हें बुलाया है, कुछ रस्में रह गई थी। मैंने सर हिलाया और आहिस्ता आहिस्ता कदम रखते हुए नीचे चली गई। नीचे खानदान की औरतें जमा थी, हंसी खुशी बातें हो रही थी। कोई चूड़ियां पहना रहा था, कोई मेहंदी का डब्बा ला रहा था। मुझे सामने बिठा दिया गया। मैं बैठ तो गई, लेकिन दिल वहां नहीं था। एक चची ने मेरा माथा चूमते हुए कहा, किस्मत वाली हो, इतने नेक ससुराल में आई हो, और अरमान जैसा बेटा तो सबको नसीब नहीं होता। मेरे अंदर कुछ टूटा,
दिल चाहा कि सबके सामने डब्बा खोलकर दिखा दूं और कहूं ये नेक इंसान हमें धोखा दे चुका है, लेकिन मैं खामोश रही कि ना ये वक्त था ना जगह। रात को सारी रस्में खत्म हुई, सब मेहमान चले गए। सास ने मुझे प्यार से लुकमा खिलाया, कमरे तक छोड़ा और कहा, बेटी हमें बेटियों की तरह अजीज हो, ये घर तुम्हारा है, तुम यहां इज्जत से रहोगी। मैंने सर हिलाया। दिल से कोई दुआ ना निकली, सिर्फ एक शक भरा सकूत मेरे साथ कमरे में दाखिल हुआ। अरमान अब भी वापस नहीं आया था। शायद वो जानता था कि मैं अब सब कुछ जान चुकी हूं, या शायद जानबूझकर मौका दे रहा था कि मैं खुद फैसला कर सकूं। लेकिन मेरे दिल में उस वक्त सिर्फ एक चीज थी, गुस्सा। उसकी खामोशी, उसका इंकिसार, सब मुझे दिखावा लगने लगा था। अगर वो सब कुछ खुलकर बता देता तो शायद मेरा रद्द अमल कुछ और होता। लेकिन अब मुझे लगता था जैसे मैं उस इंसान से नफरत करने लगी हूं। मेरे लिए अब ना ये घर अपना रहा, ना ये रिश्ता। मैं जिस दीवार को सहारा समझ रही थी, वही दीवार मेरे एतमाद पर गिरा दी गई और उसका मलबा मेरे दिल पर गिरा था। मुझे अपने कमरे की दीवारें कैद खाने की तरह लगने लगी थी। हर चीज मुझे ताना देती थी, हर खामोशी मुझे झंझोड़ती थी। मैंने अम्मा को कॉल की। आवाज सुनकर दिल थोड़ा नरम हुआ, मगर अंदर जो कुछ उबल रहा था वो रुक न सका। अम्मा, आपको पता है अरमान ने हमसे कितनी बड़ी बात छुपाई? वो अनपढ़ नहीं है, उसके पास बड़ी बड़ी डिग्रियां हैं और रुपया पैसा भी कम नहीं। उसने हमसे क्यों छुपाया? आप और अब्बा उस पर भरोसा करते थे और वो। अम्मा ने मेरी बात काट दी। माहीन, आहिस्ता बात करो, तुम ठीक तो हो? ठीक? मैं तो बर्बाद हो चुकी हूं अम्मा। वो इंसान हमें बेवकूफ बना गया। वो अब्बा के एतमाद का मजाक उड़ाता रहा। दूसरी तरफ खामोशी छा गई। फिर अम्मा ने आहिस्ता आहिस्ता कहना शुरू किया, माहीन, तुम्हें पता है वो हर महीने तुम्हारे अब्बा के कारोबार का पूरा हिसाब मेरे हाथ में देता है। तुम्हें पता है मैं खुद उससे नकदी वसूल करती हूँ, और जब मैंने उसे ज्यादा रकम देनी चाहिए तो उसने इनकार कर दिया। मेरे हलक में अल्फाज अटक गए। क्या क्या मतलब? बेटा, अरमान ने जो कुछ तुम्हारे अब्बा के बाद संभाला है, वो कोई और होता तो अब तक बहुत कुछ हड़प कर चुका होता। लेकिन उसने ना सिर्फ सब कुछ संभाला, बल्कि कभी किसी बात पर एतराज नहीं किया। मैं खामोश रह गई। अम्मा की आवाज में वो शिद्दत थी जो मां को सिर्फ सच बोलते वक्त आती है। और जहां तक उसके तालीम याफ्ता होने की बात है, शायद उसने छुपाया हो, मगर तुम्हें नहीं लगता कि उसके पास छुपाने की कोई वजह भी हो सकती है? मैंने आंखें बंद कर ली, जैसे उन लफ्जों को सुनने की हिम्मत न रही हो। माहीन, तुम्हारे अब्बा गलत इंसान पर भरोसा करने वाले नहीं थे। उन्होंने तुम्हारे लिए वही चुना जो सच्चा था, और अब तुम्हें फैसला करना है कि तुम उनके फैसले पर यकीन करोगी या अपने शक पर। फोन बंद करने के बाद मैं कुछ देर यूं ही बैठी रही, गहरी सोच में गुम। अगले दिन अरमान ने मुझे कुछ बताए बगैर कहा, मैं फैक्ट्री जा रहा हूं, अगर तुम चाहो तो अम्मा के घर चल सकती हो। मैंने सर हिलाया और उसके साथ रवाना हो गई। रास्ते पर हमने एक लफ्ज नहीं बोला, लेकिन हवा में एक तब्दीली थी। वो तनाव जो पहले छाया था अब सवालात में बदल रहा था। मैं अम्मा के पास जाकर रो दी। वो मां की तरह गले लग गई। आहिस्ता आहिस्ता मेरी पीठ थपकती रही। शाम तक अरमान वापस आया तो उसके चेहरे पर हमेशा किसी थकन थी, मगर आंखों में बदला हुआ सुकून था। अम्मा ने उसे अंदर बुलाया और मुझे भी कहा, चलो सब कुछ अपनी आंखों से देख लो, शायद तुम्हारा दिल मान जाए। हम फैक्ट्री के दफ्तर पहुंचे तो कुछ मुलाजमीन वहां मौजूद थे, अकाउंट्स ऑफिसर, मैनेजर और चंद वर्कर्स। अरमान ने सबको सलाम किया और फिर एक फाइल उठाकर मेरे सामने रखी। यह है तुम्हारे अब्बा के कारोबार के पिछले 3 महीनों के हिसाबात। मैंने वर्क पलटना शुरू किए। हर रसीद, हर लेन देन, हर चेक पर अरमान के दस्तखत थे, मगर सब कुछ साफ शफाफ तरतीब से दर्ज था। ये देखो, अम्मा ने इशारा किया, यह हर महीने की वो रकम है जो अरमान ने खुद आकर मुझे दी, बगैर एक दिन की ताखीर के। मैं कुछ देर खाली आंखों से फाइलों को देखती रही, फिर आहिस्ता से बोली, इस सब के बावजूद उसने हमें अपने बारे में कुछ नहीं बताया, क्यों? अरमान ने सर झुका लिया, फिर नरम लहजे में बोला, क्योंकि मुझे लगता था कि मेरे कागज कुछ नहीं अगर मेरे अमल में सदाकत ना हो। मैं तुम्हारे अब्बा से सच तभी कहना चाहता था जब साबित कर सकूं कि मैं उनके भरोसे के काबिल हूं, लेकिन वक्त ने मोहलत न दी। मेरी आंखों में नमी उतर आई। वो खामोश खड़ा रहा। मैं चुपचाप सोचती रही कि शायद मैं वाकई उस इंसान को समझे बगैर ही फैसला सुना चुकी थी। आज पहली बार मुझे लगा जैसे मेरा गुस्सा कम हो रहा हो और दिल किसी बंद दरवाजे की चाबी तलाश कर रहा हो, वही चाबी जो शायद वो डब्बे के साथ दे गया था। अम्मा ने जब अरमान को कमरे में बुलाया तो मैं चुपचाप एक तरफ बैठ गई। न इरादा था सुनने का, न बोलने का, लेकिन दिल जैसे बेकाबू होकर
हर लफ्ज पर कान लगाना चाहता था। अरमान खामोशी से आया, नजरें नीची, जैसे पहले से जानता हो कि आज पर्दा उठने वाला है। रुखसाना बेगम ने नरमी से पूछा, अरमान बेटा, मैं तुमसे एक सच जानना चाहती हूँ जो तुमने हम सब से छुपाया। अरमान ने सर झुकाए रखा। कमरे में लम्हा भर को खामोशी छा गई। फिर वो धीरे से बोलना शुरू हुआ, खाला जी, मेरी जिंदगी हमेशा से इतनी आसान नहीं रही। मैंने पढ़ाई की दिन रात एक करके। मेरे अब्बा एक मामूली मजदूर थे, हाथों में छाले, दिल में ख्वाब। उन्होंने कहा था कि बेटा, तुम किताबों से रिश्ता रखना, हम मेहनत कर लेंगे। उसके लहजे में नमी सी आ गई थी। मैंने नजरें उठाकर पहली बार गौर से उसका चेहरा देखा। उसकी आंखों में वो सच बोल रहा था जिसे छुपाने की कोई वजह ही नहीं थी। सिर्फ एक जख्म की तहजीब थी। कॉलेज तक तो किसी न किसी तरह स्कॉलरशिप और ट्यूशन पढ़ाकर गुजारा हो गया, लेकिन यूनिवर्सिटी आते आते अब्बा की तबीयत बिगड़ गई। अस्पताल के बिल, दवाएं और घर के खर्चे, सब कुछ मेरे कंधों पर आ गया। मैं दिन में पढ़ता था, रात को एक वर्कशॉप पर काम करता था। उसकी आवाज़ भारी होने लगी, लेकिन उसने बोलना जारी रखा। यूनिवर्सिटी में टॉप किया, हर इम्तहान में पोजीशन आई। मैंने समझा कि अब सब कुछ ठीक हो जाएगा, अच्छी नौकरी मिलेगी, अब्बा को सुकून मिलेगा, अम्मा के हाथों की लकीरें थम जाएंगी। लेकिन मैं गलत था। उसकी नजरें अम्मा से हटकर मुझ पर थीं। दर्जनों इंटरव्यू दिए, हर बार किसी न किसी सिफारिश, ताल्लुक या रिश्वत के बगैर मुस्तरद कर दिया गया। एक दिन मेरा सारा हौसला टूट गया। अब्बा का इंतकाल हो चुका था, माँ का दिल भी सदमे से बोझल हो गया। तब मैं तुम्हारे अब्बा के पास आया, सिर्फ काम मांगने, इज्जत के साथ रोटी कमाने। मैंने गहरा सांस लिया। वो तस्वीर याद आई जिसमें अरमान यूनिवर्सिटी में ट्रॉफी थामे खड़ा था। उस वक्त मैंने उसकी तस्वीर में सिर्फ एक धोखा देखा था, लेकिन आज वही तस्वीर एक मुकम्मल कहानी बन चुकी थी। मैंने सोचा था कि एक दिन सच बताऊंगा, जब कुछ बन जाऊंगा, जब मेरे हाथों की मजदूरी मेरे लफ्जों से ज्यादा मोतबर हो जाएगी। मैं तुम्हारे अब्बा को अपनी काबिलियत नहीं, अपनी ईमानदारी दिखाना चाहता था। अम्मा ने आहिस्ता से कहा, बेटा, हमने कभी तुमसे मालो दौलत नहीं मांगी, लेकिन सच वो तो तुम बता सकते थे। अरमान के लबों पर हल्की सी तल्ख मुस्कुराहट आई। खाला जी, कभी कभी इंसान इतना थक जाता है कि सच भी बोझ लगने लगता है। मुझे लगा था कि अगर मैं अपनी असल कहानी लेकर आया तो शायद मुझे भी उन्हीं नज़रों से देखा जाएगा जैसे औरों ने देखा। शक की निगाह से, तर्स की निगाह से। मुझे वो नज़रों की हमदर्दी नहीं चाहिए थी। मैं सिर्फ एक मौका चाहता था। मेरे जहन में वो लम्हे पलटने लगे जब मैंने उस पर उंगलियां उठाई, जब उसे झूठा कहा, खुदगर्ज समझा, जब मैंने उसकी खामोशी को साजिश समझा। अरमान ने आखिर में बस इतना कहा, मैं गलत था कि छुपाया, लेकिन नीयत में कभी खोट नहीं था। मैं अब भी वही हूं जिस पर तुम्हारे अब्बा ने भरोसा किया था। वो उठा, सलाम किया और कमरे से बाहर निकल गया। कमरे में जैसे सुकूत का पर्दा गिर गया। अम्मा खामोश थी और मैं, मेरी सोचों का तूफान थमा नहीं था। अरमान का माजी जैसे एक फिल्म की तरह आंखों के सामने चल रहा था। फ्लैशबैक में वो छोटे छोटे कमरे, स्टडी टेबल पर झुकी रातें, बार बार इंटरव्यूज से खाली हाथ लौटना, वो दरवाजे जो सिर्फ ताल्लुकदारों के लिए खुलते हैं, सब दिखाई दे रहा था। एक तालीम याफ्ता बासलाहियत नौजवान जो बस इज्जत से जीना चाहता था और जिसे हर दर पर सवाली की तरह देखा गया। आज वो शख्स मेरे सामने खड़ा था, मेरे शौहर की हैसियत से, न किसी दौलत की हवस के साथ, न किसी ओहदे के गुरूर के साथ, बस एक सच की बुनियाद पर। और शायद यही सच मेरी आना के पर्दे हटाने के लिए काफी था। कमरे में खामोशी इतनी गहरी थी कि अपनी सांसें भी बोझ लग रही थी। अरमान के अल्फाज अब भी मेरे जहन में गूंज रहे थे। हर जुमला, हर लहजा, हर सच मुझे अंदर से काट रहा था। वो जो मैंने देखा ही नहीं, वो जो मैंने समझने की कभी कोशिश ही नहीं की, आज मेरे सामने आकर मेरी नजरों से सवाल कर रहा था। मैंने कई दिन खुद को तन्हा रखा, न किसी से बात की, न किसी का सामना किया, लेकिन जितना मैं खुद से भागना चाहती, उतना ही अंदर से एक ख्वाहिश मुझे बेचैन करती जा रही थी। मैंने उस शख्स को सिर्फ अपनी नजरों से जांचा, अपने जाविये से परखा और सिर्फ वही देखा जो मैं देखना चाहती थी। और जब पर्दा हट चुका था तो सब कुछ मेरे सामने नंगा हो गया था। मेरी अना, मेरा गुरूर, मेरी नासमझी। मैंने वो डब्बा दोबारा खोला। अब वो कागजात मुझ पर तंज नहीं कर रहे थे, वो मुझसे माफ़ी मांग रहे थे और शायद मुझे अपनी गलती का एहसास दिला रहे थे। मैंने फैसला किया कि मुझे माफ़ी मांगनी है, सच्चाई का सामना करना है, क्योंकि ये वो इंसान था जो मुझसे नहीं, मुझसे जुड़ी हर चीज़ से वफा निभा रहा था। अब्बा की याद, अम्मा की इज्जत, फैक्ट्री की जिम्मेदारी, सब कुछ। अगली सुबह मैंने खुद को आईने में देखा। आंखों के नीचे हल्के थे, जैसे रातों की बेसुकूनी
बरसों की थकन बन चुकी हो। मैंने आहिस्ता आहिस्ता तैयारी की और पहली बार दिल से अरमान के कमरे का दरवाज़ा बजाया। दरवाज़ा खुला। वो अंदर बैठकर फाइलें देख रहा था, जैसे हमेशा करता था, खामोश, मुनज़्ज़म, संजीदा। मुझे देखकर खड़ा हुआ, मगर मैंने हाथ उठाकर रोका। नहीं, आज मुझे कुछ कहना है, तुम सिर्फ सुनो। वो खामोश होकर बैठ गया और मैं अंदर दाखिल हुई। अरमान, मैंने तुम्हें बहुत गलत समझा। तुम्हारी खामोशी को कमजोरी, तुम्हारे इंकिसार को फरेब और तुम्हारे सच को साजिश माना। मैंने तुम पर सवाल उठाए, तुम्हें धोखेबाज कहा और शायद खुद को सच समझती रही। मेरी आवाज़ रुंध गई, लेकिन मैं रुकी नहीं। मैं जानती हूँ माफ़ी से सब कुछ ठीक नहीं हो जाता, लेकिन मैं चाहती हूँ कि तुम जान लो, मुझे अफसोस है अपनी सोच पर, अपनी ज़बान पर और तुम्हारे दर्द को ना समझने पर। अरमान की आंखों में नमी आ गई, मगर वो मुस्कुराया, हल्की सी, वही मानूस सी मुस्कुराहट जो हमेशा मुझे उलझाती थी। माहीन, मुझे तुमसे शिकायत नहीं थी, बस दुख था। तुम वही बातें कर रही थी जो दुनिया ने हमेशा की, मगर फ़र्क यह है कि तुम अब खुद से लड़कर यहाँ आई हो। ये काफ़ी है मेरे लिए। मुझे लगा जैसे दिल का बोझ हल्का हो गया। हम दोनों कुछ लम्हे खामोश बैठे रहे और खामोशी में वो बातें थी जो लफ्ज़ों से नहीं, एहसास से अदा हो रही थी। उसी शाम अम्मा ने बताया कि फैक्ट्री का सालाना जश्न रखा गया है और इस बार सबको खास तौर पर दावत दी गई है। अरमान ने हाथ जोड़कर कहा, मैं चाहता हूँ माहीन मेरे साथ चले, अगर वो राजी हो तो। मैंने अम्मा की तरफ देखा, उन्होंने सर हिलाया और पहली बार एक खामोश दुआ मेरे दिल से निकली। अब्बा, आपकी बेटी शायद अब समझने लगी है। हम दोनों एक साथ जश्न में गए। लोगों की नज़रें हम पर थीं, कुछ हैरत, कुछ खुशी और कुछ सवाल, मगर आज मेरे अंदर पहली बार कोई झिझक नहीं थी। मैं उसके साथ थी, दिल से, अपनी मर्जी से और पूरे फ़ख्र से। जश्न में अरमान को बेहतरीन मैनेजर का अवार्ड मिला। जब स्टेज पर गया तो पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। मैंने उसे देखकर दिल से दुआ दी। वो जो कल तक मेरे लिए एक सवाल था, आज मेरा जवाब बन चुका था। वापसी पर गाड़ी में बैठे अरमान ने आहिस्ता से कहा, कभी सोचा था हम यूं साथ होंगे? मैंने उसकी तरफ देखा, मुस्कुराई। नहीं, लेकिन शायद अब्बा ने यही सोचा था और वो गलत सोच ही नहीं सकते थे। अरमान ने मेरे हाथ पर हाथ रखा और मैंने पहली बार उस लम्स में अपनायत महसूस की। शायद कुछ सफ़र देर से शुरू होते हैं, लेकिन जब दिल की राह पर कदम रखो तो मंजिल खुद सामने आ जाती है। और मेरी मंजिल अब मेरे साथ बैठा हुआ मुस्कुरा रहा था। सूरज की पहली किरण मेरे बिस्तर पर पड़ी तो एक अजीब सी ताजगी का एहसास हुआ। आंख खुली तो दिल में सुकून की एक नरम लहर उठी। कमरा वही था, खिड़की से आती हवा वही, लेकिन आज मंजर कुछ बदला बदला सा लग रहा था। शायद दिल का मौसम बदल चुका था। अरमान नाश्ते की मेज पर बैठा अम्मा के साथ किसी फैक्ट्री के मामले पर बात कर रहा था और दोनों के चेहरों पर वो मानूस सी संजीदगी थी, जैसे बरसों से एक ही टीम के साथ ही हूं। मैंने खामोशी से दोनों को देखा। ये वही रिश्ता था जिसकी बुनियाद अब्बा ने रखी थी और आज इस रिश्ते में इतना खुलूस था कि मेरे दिल को मुकम्मल कर गया। मैं उनके पास जाकर बैठ गई। अरमान ने मेरी तरफ देखा, हल्की सी मुस्कुराहट लबों पर उभरी और उस मुस्कुराहट में मुझे वो सब दिखाई दिया जो अल्फाज कह नहीं सकते। कुर्बत, शुक्र और एक अनकही मोहब्बत। अम्मा ने मेरी तरफ देखकर दुआओं से भरी नजरों से सर हिलाया। अल्लाह तुम दोनों को सलामत रखे बेटा। तुम्हारे अब्बा ने तुम्हारे लिए जो ख्वाब देखे थे वो आज पूरे होते देख रही हूँ। मैंने उनका हाथ थामा। अम्मा, अब्बा को आज बहुत याद कर रही हूँ। अगर वो होते। अम्मा की आंखें भी नम हो गई। वो है माहीन, हर पल, हर दुआ में। वो हमें यूं खुश देखकर जहां भी होंगे मुस्कुरा रहे होंगे। उसी दिन अरमान ने तजवीज़ दी कि हम सब मिलकर एक छोटी सी दावत रखें, नई जिंदगी के आगाज की खुशी और उन सब के लिए जो हमारे साथ रहे, जिन्होंने दुआएं दी, जिन्होंने अब्बा की जुदाई के बाद हमें संभाला। दावत की तैयारियां शुरू हो गईं। अम्मा खासी पुरजोश थी। सारा घर एक बार फिर जिंदगी से भर गया था। मैंने पहली बार खुद अपने हाथों से तैयारियां की। दावत के कार्ड्स बनाए, घर सजाया, पुराने एल्बम्स निकालकर अब्बा की कुछ तस्वीर सजाई और एक गोशे में उनके नाम का शमादान रखा। दावत के दिन मेहमानों का आना शुरू हुआ। रिश्तेदार, फैक्ट्री के वर्कर्स, पड़ोसी सब मौजूद थे। सब हैरत से खुश थे क्योंकि आज माहीन और अरमान एक साथ थे। खामोशी से नहीं, मुकम्मल कबूलियत के साथ। फैक्ट्री के एक पुराने मुलाजिम ने आकर कहा, बीबी जी, शाह साहब को अल्लाह गनी के रहमत करे, उनका ख्वाब आज पूरा हुआ है। अरमान साहब को देखकर लगता है वही उसूल, वही दयानतदारी अब भी इस इदारे की बुनियाद है। मैंने हल्की सी मुस्कुराहट से जवाब दिया, शुक्रिया चाचा।
आपकी दुआओं के बगैर ये मुमकिन न था। फिर अरमान को स्टेज पर बुलाया गया। उसने सब मेहमानों का शुक्रिया अदा किया। फिर एक लम्हे को रुका, मुझे देखा और सबके सामने कहा, मैं शुक्रगुजार हूं शाह साहब का, जिन्होंने मुझ पर वो यकीन किया जो मैं खुद पर कभी नहीं कर पाया। और आज मैं वादा करता हूं कि मैं इस एतमाद, इस बेटी और इस खानदान को कभी मायूस नहीं करूंगा। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। मैंने आंखों में आंसू छुपाकर मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन दिल का बोझ हल्का हो चुका था। अब वो आंसू कमजोरी के नहीं, शुक्र के थे। दावत के इख्तिताम पर जब सब लोग रुखसत हो गए, अरमान मेरे पास आया। माहीन, जिंदगी के इस नए बाब में क्या तुम वाकई मेरे साथ हो? सिर्फ रस्म से नहीं, दिल से। मैंने उसका हाथ थामा। मैं अब हर फैसला दिल से करूंगी अरमान, और तुम इस दिल में हो। हम दोनों एक साथ लॉन की रोशनियों में बैठे रात के खामोश सितारों को देखते रहे। न कोई सवाल बाकी था, न शिकवा। सिर्फ एक सफर था जो हमने तन्हा शुरू किया था और आज एक साथ चलने का अज़म बन चुका था। जिंदगी शायद हमेशा आसान नहीं होगी, लेकिन अब जो हम आमने सामने नहीं, साथ साथ हैं, तो रास्ता कैसा भी हो, मंजिल हम ही होंगे। और मैं जानती थी अब्बा जहां कहीं भी हों, हम पर फख्र जरूर कर रहे होंगे। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और हां, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। अल्लाह हाफिज।